वेलकम टू ग्रेट गेम पाकिस्तान। इसराइल एंड ईरान आर एट वॉर और ये वॉर ने पूरी मिडिल ईस्ट को एक अनसर्टेनिटी के एयर में इंगल्फ कर दी है। ये वॉर किस तरह एस्केलेट होगी हम नहीं जानते, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये वॉर शुरू कैसे हुई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, बैटल डॉक्ट्रिन्स क्या थी और ख़ास तौर पे क्या क्या वेपन सिस्टम्स यूटिलाइज हुए, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स की जंग नहीं थी, ये एक हाई टेक मल्टी डोमेन वॉर थी जो कोवर ड्रोन से शुरू हुई और स्टेल्थ जेट्स के तेहरान के एयर स्पेस में घुसने तक गई। आज हम देखेंगे कैसे इजराइल ने ईरान पर एक डेवास्टेटिंग अटैक किया एंड हाउ ईरान रिस्पॉन्डेड। सबसे पहले शैडोज ने काम किया, सोल्जर्स ने नहीं। मोसाद एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंडियाज रॉ इंटेल एसेट्स इन एजेंट्स से ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की। उनका वेपन FPV कामाकाजी ड्रोन्स थे और हाल ही में we've come to know कि तेहरान के अंदर कुछ अरेस्ट के बाद कि मोसाद के स्लीपर सेल्स के अंदर एक्चुअली इंडियन एजेंट्स एम्प्लॉयड थे। ये ड्रोन्स ना सिर्फ आइज इन द स्काई थे बल्कि फ्लाइंग सैबोटर्स थे। ये ड्रोन्स ने इरानियन डिफेंस रेडार्स और मिसाइल लॉन्च साइट्स को न्यूट्रलाइज किया, सीनियर IRGC ऑफिसर्स को ट्रैक किया और रियल टाइम इंटेलिजेंस इजराइल को भेजी। एक ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में ईरान के फ्रंटलाइन डिफेंस नेटवर्क्स को कोलैप्स हो गए। अब ऑपरेशन राइजिंग लाइन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। द पाथ टू तेहरान वाज क्लियर। इजराइल ने अपना टैक्टिकल विंडो एक्सप्लॉइट किया एंड लॉन्च्ड रफली 200 एयरक्राफ्ट इनटू इरानियन टेरिटरी। सबसे पहले F-35I एडेड स्टेल्थ जेट्स ने ईरान के रेडार कवरेज को इवेड किया। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज करते हुए इन्होंने सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस की। उन्होंने S-300 और बिवार 373 जो कि ईरान के मेन इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया। देन केम द हैमर ब्लो। F-15I रैम स्ट्राइक फाइटर्स ने जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस यानी कि JDAMs और स्पाइस 2000 पाउंड ग्लाइड बॉम्ब्स ड्रॉप किए और नेटान्स एनरिचमेंट फैसिलिटी को एलिमिनेट कर दिया गया। मिसाइल साइलोस इन तब्रिज एंड करामशाह भी न्यूट्रलाइज हुए और IRGC कमांडर्स सलामी और बगैरी बंकर बस्टर स्ट्राइक्स में शहीद कर दिए गए along with several of Iran's top nuclear scientists. इसके अलावा इजराइल का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ईरान की जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है जो कि हाईली सेंट्रलाइज्ड है उसको सवेरली न्यूट्रलाइज करना ताकि कोई भी रिटेलिएशन एफर्ट्स काफी टाइम ले या काफी हाईली इनफेक्टिव। Why was Israel so effective? ऐसा क्या था इजराइल के टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी के इस फ्यूजन के अंदर जो कितना कामयाब साबित हुआ? 3 गेम चेंजर्स थे। नंबर 1, स्टेल्थ और सरप्राइज। F-35 ने रेडार डिटेक्शन अवॉइड की। मोसाद के ड्रोन्स ने रियल टाइम टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड किया along with their human infiltrators. नंबर 2, इजराइल का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है मेनली आयरन डोम शॉर्ट रेंज इंटरसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। डेविड स्लिंग इज फॉर मीडियम रेंज के लिए। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिनायल यानी कि थर्ड वेपन सिस्टम जिसकी एक बैटरी इजराइल को US से प्रोवाइड की थी along with the Arrow 3 एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स। इन वेपन सिस्टम्स को यूज करते हुए इजराइल ने जो कि लॉन्ग रेंज ईरान के ICBMs थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। The estimated combined kill rate, although not at all confirmed, stands at close to 80 to 90%. Number 3, the third reason is precision over mass. Now this is something जिस पे हमें बहुत ध्यान करना पड़ेगा. The emphasis here is great. Delilah cruise missiles और spice bombs ने centimeter level accuracy deliver की. हर target surgical strikes से destroy हुआ. On the other hand, ईरान का जो saturation attacks हैं, although they are enough to bypass Israel's Iron Dome defenses at times, they are not capable, इतने accurate नहीं है ये systems कि ये within centimeters की बेसिस पे टारगेट्स को हिट कर सकें। इनकी मेन रीजन यही है कि द लैक ऑफ
optical and infrared guidance seeking systems and satellite guidance, and they are totally dependent upon inertial navigation. Let's take a look at कि ईरान की strategic failures क्या थे इस जंग में। लेकिन एक पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो strategic failures थे, ऑल्दो हमें द इनिशियल बैटल फेज के दौरान तो आप नज़र आता है कि इजराइल की तरफ से काफ़ी केयरफुल प्लानिंग और एक्सिक्यूशन हुई थी, लेकिन ईरान के साइड से जो ईरान की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिफिशेंसीज हैं विद इन ईरान मिलिट्री, इट इज़ क्रॉनिक. These are long-term deficiencies, these are long-term shortfalls और lack of capabilities या capability vacuums produce हो गए हुए हैं जिनको ईरान ने नहीं एड्रेस किया. ईरान के पास मिसाइल्स तो ज़्यादा हैं, they hold roughly 3 to 5,000 missiles in their ballistic inventory, लेकिन एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी में फ्लॉज हैं. 1970s के F4 Phantoms और F14 Tomcats मोस्टली ग्राउंडेड रहे. ये पुराने एयरफ्रेम्स हैं, they do not have the sensors, इनके अंदर ना एवियोनिक्स हैं, ना वो कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज हैं फॉर अ मल्टी डोमेन वॉर थिएटर. तो ये बेसिकली ग्राउंडेड रहे बिकॉज दे वुड हैव बीन हाईली इनफेक्टिव अगेंस्ट इजरायली एयरफोर्स, खासतौर में उनके F-15 ईगल्स और उनके F-35. ईरान रिलाइज अपॉन सैचुरेशन, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. इनका रीज़न ये है कि जो इनके ओल्डर मिसाइल स्टॉक पाइल्स हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल है, उनके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द मिसाइल्स हैं वो टर्मिनल गाइडेंस फेज में गाइडेंस लैक करते हैं. एंड व्हाई इज दिस? इसकी वजह बेसिकली ये है कि ईरान के जो ओल्डर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनके अंदर इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल गाइडेंस नहीं है. Passive guidance systems also don't emit energy or receive commands from an external source. Rather, they lock onto an emission coming from the target itself. Early iterations were primarily heat-seeking. Today, missiles can use other emissions, such as ultraviolet radiation. What you're currently looking at is a moving platform inertial navigation system. This system has one very important goal, and that is to figure out the position of the vehicle that it's attached to. By calculating the vehicle's location, inertial navigation systems can not only be used to guide aircraft along a route, but also missiles towards a target and even a rocket into space. Now, the mysterious thing about these contraptions is that they work independently from the outside world, meaning that they do not rely on things like satellites or radio signals. ईरान के जो न्यूर मॉडल्स हैं जैसे कि कासिम बसार मिसाइल एंड इट्स फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनके अंदर ये एडवांस्ड गाइडेंस कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल. लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने इफेक्टिव हो सकते हैं इन द करंट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान. और सबसे फेटल ब्लो जो ईरान के लिए मेरे ख्याल से इस पूरी वॉर में रहा है, वो इनका जो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नोड है जो कि यूज़ होता है फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, वो कोलैप्स हो गया हुआ है. कमांड हब्स पे जो इनिशियल अटैक के थ्रू डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हुई, इन्होंने ईरान की रियल टाइम रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को वेरी लीस्ट काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश कर दिया है. मिलिट्री एनालिस्ट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो वॉर गेमिंग, वॉर स्टडीज़ और एनी थिंक टैंक्स जो दैट कवर मिलिट्री टैक्टिक्स, दे विल टेल यू, वो आपको बताएंगे कि करंट टेक्नोलॉजी लेवल्स के साथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट डिफेंसिव और ऑफेंसिव डोमिनेशन, चाहे वो आपके अपनी टेरिटरी के अंदर हो फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, आपकी एयर स्पेस या लैंड हो, या आप किसी और एनिमी टेरिटरी के अंदर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहें. यू कैन नॉट डू दैट विद अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स. यू नीड मैन्ड प्लेटफॉर्म्स टू डू दैट. और ईरान की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि इन्होंने इजराइल का जो एयरफोर्स एडवांटेज है उसको एसिमेट्रिकली काउंटर करने की कोशिश की है विद अ लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल और अनमैन्ड ड्रोन्स. अब पाकिस्तान एयरफोर्स का मॉडल देख लें. 328 कॉम्बैट रेडी फाइटर्स इंक्लूडिंग JF-17 Block 3s, F-16 Cs and Ds और J-10Cs. These form a part along with Saab 82000I AWACS और HQ-9 SAMs, they form a CLEAD. वो CLEAD क्या होता है? It's a comprehensive layered integrated air defense system जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय किया. और हम देख सकते हैं कि इसकी क्या इफेक्टिवनेस थी अगेंस्ट आउटनंबर्ड एन अपोनेंट विद लार्जर एयरफोर्स. पाकिस्तान ने उनको किस तरह काउंटर किया. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस पूरी वॉर सिनेरियो के अंदर जो आपको नजर आता है ईरान और इजराइल के केस में, तो आपको इसकी डिफिशिएंसी नजर आती है फ्रॉम द इरानियन एंड. लेकिन वी सॉ दिस एट फुल इन ऑल इट्स ग्लोरी इन द रीसेंट पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, और वो था मल्टी डोमेन डॉक्ट्रिन.
साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वॉर्म्स और प्रिसिशन स्ट्राइक्स, इसको यूज़ करते हुए पाकिस्तान ने fought back, held its own and even devastated or shocked or made the aggressor retreat. इंडिया को भगाया वापस में, forced India into a retreat, forced India को अपने जो tactical planning है उसको reassess करे. क्यों? Because पाकिस्तान का जो defense था it was very well integrated. Data links थे, आपकी information was quickly traveling from source to source, system to system, air to ground, everything was being done quickly, effectively and efficiently. पाकिस्तान एयरफोर्स ने नॉट ओनली 6 इंडियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय भी किया बल्कि काफ़ी सारे ड्रोन्स भी मार गिराए और वो ड्रोन्स कोइंसिडेंटली इजराइल मेड थे। अगर ईरान ने PEF स्टाइल एयर पावर और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड पे इन्वेस्ट किया होता तो ईरान की रिटेलिएशन वुड हैव बीन स्विफ्टर, मोर इफेक्टिव और जो ईरान का डिफेंस ऑफ इट्स टेरिटरी है वो ज़्यादा फर्म रहता। F-35s और F-15s को इतनी जो डीप पेनिट्रेशन इनटू इरानियन टेरिटरी मिली है जहाँ वो शॉर्ट रेंज म्यूनिशंस ड्रॉप कर सकें, दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस इनिशियल एयर कैंपेन का जो आफ्टरमैथ था उसमें क्या हुआ? ईरान की एवरीबडी नोज ऑफ फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो अभी तक ऑपरेशनल है बिकॉज इजराइल के पास इसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी नहीं है। द ओनली कंट्री जिसके पास डॉक्यूमेंटेड कैपेबिलिटी है वो द यूनाइटेड स्टेट्स है। द US हैज़ GBU-57 बंकर बस्टर्स और वो सिर्फ उसके B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स में यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जो मिसाइल असेंबली फैसिलिटीज़ हो गई, इनकी हैवी वाटर रिएक्टर्स हो गए और इनके बाकी जो वो पूरी न्यूक्लियर वेपन को एक पूरे न्यूक्लियर वेपन की जो असेंबली पाइपलाइन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और साइट्स और ऑपरेशंस होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कितना पहुंचा है दिस इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, अभी ये हमें रिवील नहीं होगी और ना ही शायद हो, लेकिन देयर डेफिनेटली इज सम सेटबैक। इसके अलावा ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से भी विड्रॉ करने की धमकी दी है। नेतन्याहू ने अपनी IF पायलट से एक बात की, इजराइल कंट्रोल्स तेहरान एयर स्पेस। ऑल्दो बीबी नेतन्याहू's वर्ड्स डेफिनेटली एग्जैजरेटेड लग रहे हैं इस सिचुएशन में, प्रोपेगेंडा इज प्रोपेगेंडा wherever it is, लेकिन इजराइल के लिए टोटल एयर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना नामुमकिन होगा क्योंकि इजराइल के पास सफिशिएंट फ्लीट ऑफ एयर रिफ्यूलर्स नहीं है। इजराइल कैन नॉट गो एंड लॉइटर फॉर टू लॉन्ग विद इट्स एयर फोर्स एनिमी टेरिटरी के अंदर। अगर क्वेश्चन मार्क ये आता है, अगर एड आ जाती है या कोई फॉरेन इंटरवेंशन होती है, नेटो स्पेशली द US सेंड्स इट्स ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स टू असिस्ट इजराइल, फिर ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। फिर आप ये देख सकेंगे कि ईरान की एक सस्टेन्ड कंटिन्यूस बराज ओवर इरानियन टेरिटरी ऑफ मिसाइल्स ऑफ शॉर्ट रेंज म्यूनिशन से जारी रहेगी और इनकी फ्रीक्वेंसी में काफ़ी इंक्रीज भी होगा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ने एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी, प्रिसिजन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, स्टेल्थ इज ग्रेटर देन नंबर्स और एयर डोमिनेंस नॉन नेगोशिएबल। ईरान के लिए मिसाइल्स नहीं, पाकिस्तान की मल्टी डोमेन प्लेबुक से सीखने का वक्त है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिन्स और एक लॉन्ग नर्चर्ड, केयरफुली बिल्ट, केयरफुली एस्टैब्लिश्ड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इन द शॉर्ट रन दिस विल बी इम्पॉसिबल। अगर सीज फायर होता है तो ईरान को काफ़ी वक्त लगेगा ये पूरी अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन, अपनी मिलिट्री स्ट्रक्चर सबको रीओरिएंट करने की तरफ टू मेक इट मोर इफेक्टिव। लेकिन द एग्जाम्पल इज देयर, गेट द वेपन्स, गेट द एयरफोर्स, गेट द प्लेटफॉर्म्स और ये जो ओवर रिलायंस ओवर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स है इसको सवेली रिड्यूस करना ज़रूरी है। और जाते जाते मैं एक बात हाईलाइट करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी ज़्यादा अब लाइमलाइट पे भी आ चुकी है, हाईलाइट भी हो चुकी है एंड दिस इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट। और जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स, स्पेशली इरानियन और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स अगर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो दिस इज़ फॉर देयर ओन डेट्रीमेंट। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इंडिया ने किसी नॉन मुस्लिम कंट्री का साथ दिया अगेंस्ट मुस्लिम कंट्री। इंडिया ने पहले भी इजराइल के साथ मिलकर मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट ऑपरेशन में शामिल हुआ है। कतर में इंडियन एजेंट्स ने इजराइल के लिए एस्पियोनाज ऑपरेशंस किए और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की इंफॉर्मेशन लीक की। कतर ने उन एजेंट्स को पकड़कर डेथ सेंटेंस सुना दिया। ईरान अपने अंदर एम्बेडेड मोसाद एंड रॉ एजेंट्स को हट डाउन करे, देयर कैन बी नो सेकंड चांसेस इफ ईरान इज टू सर्वाइव दिस।
था।